हाय दोस्तों, मैं आपके बीच चौरसिया सर। डेली की तरह कंटिन्यू हम लोग अग्रसर होते हुए पॉलिटी के इस महत्वपूर्ण पॉइंट को, चूँकि हर एग्ज़ाम में यहाँ से महत्वपूर्ण बिंदु बनते रहते हैं, तो कल हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट में 1919 का भारत शासन अधिनियम। उसी से हम लोग उसी कड़ी से आगे जोड़ते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आपको जो पढ़ना है सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ से भारत शासन अधिनियम 1935। यहाँ से देखिए दो प्रश्न बनते हैं, केवल प्रश्नावलियाँ शब्द चेंज हो जाता है और दो प्रश्न बनता है, तीन प्रश्न बनता है। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पहली बात कि जो भारतीय संविधान सबसे ज़्यादा अगर किसी का ऋणी है तो भारत शासन अधिनियम 1935 का, लेकिन अगर इसे हम प्रतिशत में बात करें कितना प्रतिशत ऋणी है तो 70%। भारतीय संविधान जो ऋणी है, किसका ऋणी है? भारत शासन अधिनियम 1935 का। लेकिन इसका तिहाई करके ऑप्शन पूछे कि आधा, दो तिहाई, कितना, तो भारतीय संविधान जो है वो 2/3 हो से 1/3, 2/3 भाग आपका भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। अगले बिंदु पर अगर हम लोग बात करें कि आपका अगला है कितना, तो जो आपका 395 अनुच्छेद हैं, 395 अनुच्छेद में से लगभग 250 अनुच्छेद आपका भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। अब आगे हम लोग बात करें कि इसी अधिनियम द्वारा ही केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का पृथक्करण या विभाजन के लिए 3 सूची की स्थापना की गई थी। वो आपका संघ सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसमें जो विषयों की वर्तमान में संख्या है, संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में आपका 61 विषय है और समवर्ती सूची में जो विषय हैं वो 52 विषय हैं। ठीक। अब संघ सूची पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची पर राज्य सरकारें कानून बनाती हैं, जबकि समवर्ती सूची पर जो कानून बनाती है वो दोनों सरकारें। लेकिन अगर विवाद की स्थिति में होता है तो केंद्र द्वारा बनाया गया ही कानून मान्य होगा। फिर इसके आगे हम लोग जब राष्ट्रपति शासन पढ़ेंगे तो वहाँ से राष्ट्रीय आपात पढ़ेंगे, तो वहाँ से हम देखेंगे कि राष्ट्रीय आपात की स्थिति पर आपका संघ सरकार राज्य सूची के विषय को भी कानून बना सकती है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण जो 2 आर्टिकल बनते हैं, जो विशेषाधिकार राज्यसभा को मिला है वो लोकसभा को नहीं मिला, तो एक विशेषाधिकार है आर्टिकल 249। आर्टिकल 249 के अंतर्गत राज्यसभा को ये विशेषाधिकार है कि राज्य सूची का कोई ऐसा विषय जो कि लगे वो राष्ट्रीय हित का या महत्व का है, तो उसे लोकसभा को 1 वर्ष के लिए कानून बनाने के लिए उसे दे सकती है। दूसरी चीज, एक जो और विशेषाधिकार मिला है राज्यसभा को, वो दूसरा है आर्टिकल 312। अनुच्छेद 312 के अंतर्गत क्या है? अखिल भारतीय सेवा का सृजन करने का या गठन करने का जो अधिकार है वो आपका किसे? राज्यसभा को। आगे यहाँ पर हम लोग देखें कि 1919 के अंतर्गत प्रांतों को द्वैध शासन दिया गया था, जबकि 1935 के अंतर्गत केंद्र को द्वैध शासन का अधिकार दिया गया था। द्वैध शासन का अधिकार दिया गया था केंद्र को। अभी हम लोगों ने पढ़ा था द्वैध शासन का जो अधिकार था, कहीं ना कहीं भारतीयों को शासन चलाने के लिए, सरकार चलाने के लिए प्रशिक्षण देना था। अब आगे हम लोग बात करें तो इसी अधिनियम के अंतर्गत 11 प्रांतों में विधानसभा तथा 6 प्रांतों में विधान परिषद की स्थापना की गई थी। अब केवल यहाँ से संख्या से हमको मतलब है कि 11 प्रांतों में विधानसभा की, लेकिन जो विधान परिषद है इसके बारे में जानना जरूरी है कि किन 6 राज्यों में विधान परिषद की स्थापना की गई थी। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश का नाम लेते हैं। उत्तर प्रदेश के बाद पड़ोसी आपका बिहार है। फिर इसके बाद में आपका महाराष्ट्र है। फिर इसके बाद में आपका अगला है जम्मू कश्मीर है। फिर इसके बाद में आपका अगले राज्य की बात करें तो आपका कर्नाटक है।
अगले राज्य की बात करें, छठा आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, इन 6 प्रांतों में विधान परिषद थी, लेकिन अभी दिसंबर 2019 को जम्मू कश्मीर से विधान परिषद समाप्त कर दिया गया। एक प्रश्न अगर हम आपसे कहें कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 अलग केंद्र शासित प्रदेश बने, इसे किस दिन मान्यता मिली है? तो 31 अक्टूबर 2019 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर ये आपका विशेषाधिकार मिला था। ठीक, फिर इसके बाद में आगे अगर हम लोग बात करें तो आपका आंध्र प्रदेश से एक राज्य बना, कौन सा? तेलंगाना। तेलंगाना जो बना ये हम सबको पता है कि 2 जून 2014 को। आगे हम लोग राज्य पुनर्गठन के बारे में उसका एक अलग से पूरा वीडियो बनाएंगे कि किस आधार पे कौन कौन सा राज्य का सृजन हुआ है। तो तेलंगाना अब जम्मू कश्मीर से समाप्त हुआ, तो तेलंगाना आपका तो यानी वर्तमान में भी 6 ही राज्यों में विधान परिषद है। अगर आपसे पूछे कि अधिकतम विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, हालांकि हम लोग इस पर विधानमंडल में चर्चा करेंगे, लेकिन जो विधान परिषद सदस्यों की संख्या जो अधिकतम होगी वो विधानसभा का 1/3 से अधिक नहीं होगी। और आगे अगर हम लोग बात करें कि मिनिमम कितनी होगी, तो मिनिमम विधान परिषद सदस्यों की संख्या जो होगी या सीटों की संख्या जो निश्चित की गई है वो कितनी? आपकी 40। अभी तक अपवाद इसका जम्मू कश्मीर होता था, क्योंकि वहाँ पर जो सीटों की संख्या थी वो 36 थी। अब आगे हम लोग इसी में बात करते हैं कि इसी अधिनियम के अंतर्गत वीटो पावर शक्ति भी दी गई थी। वीटो पावर शक्ति इसी अधिनियम के अंतर्गत। अब वीटो पावर शक्ति की बात करें तो राष्ट्रपति को अलग अनुच्छेद के अंतर्गत है और राज्यपाल को अलग। हालांकि राष्ट्रपति पर टॉपिक आएगा तो उसे हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। तो अब उसमें आपका जो भी वीटो है, आपका अत्यंतिक वीटो है, आपका निलंबनकारी वीटो, इसे 3 पार्टों में बांटा गया है, उसे हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। तो वीटो पावर शक्ति इसी अधिनियम के अंतर्गत दिया गया। और राष्ट्रपति की बात करें तो अनुच्छेद 111 के अंतर्गत वीटो पावर शक्ति है। जबकि राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल महोदय को जो वीटो पावर शक्ति दी गई है वो आर्टिकल 200 यानी अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल को, जबकि राष्ट्रपति को जो मिला है अनुच्छेद 111 के अंतर्गत। अब आगे हम लोग बात करें कि इसी अधिनियम के अंतर्गत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई। किसकी? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। अब आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 की गई। अगर आपसे पूछें कि किस आयोग या कमेटी के सुझाव पर इसकी स्थापना की गई, तो वो कमेटी का नाम है हिल्टन यंग आयोग। हिल्टन यंग आयोग की कमेटी की सिफारिश पर आपका आरबीआई की स्थापना की गई। और जो पहले आरबीआई गवर्नर थे वो कौन थे? सर ऑसबोर्न स्मिथ। सर ऑसबोर्न स्मिथ जो थे ये पहले आरबीआई गवर्नर थे। अगर पहले भारतीय गवर्नर की बात करें तो सीडी देशमुख थे। सीडी देशमुख। और वर्तमान में जो आरबीआई गवर्नर हैं इनकी अगर बात करें तो शक्तिकांत दास हैं। शक्तिकांत दास जो हैं ये वर्तमान में आरबीआई गवर्नर हैं। अब आगे हम इसी पे कहें कि आपसे पूछें कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो डेट सहित पूछा जाता है। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ है। आगे हम लोग बढ़ते हैं इसी में। अब जैसे 1935 है, 1935 की 2 और महत्वपूर्ण बातें अगर सन आपसे पूछे 1935 में, तो जिम कॉर्बेट भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो स्थापित हुआ था उत्तराखंड में। फिर उसके बाद में 1935 के ही वर्षों में आपका भारत से क्या अलग हुआ? म्यांमार अलग हुआ। अब आगे हम लोग चलते हैं। प्रांतीय चुनाव बहुत बार पूछा गया है। प्रांतीय चुनाव की बात करें
तो किस वर्ष हुआ था, ध्यान रखिएगा 1937 में जो 11 राज्यों में विधानसभा थी, 11 राज्यों में विधानसभा थी, जिसमें से कांग्रेस को 6 राज्यों में बहुमत मिला था। 6 राज्यों में कांग्रेस को बहुमत मिला था, लेकिन गठबंधन करके कांग्रेस ने 8 राज्यों में सरकार बना ली थी। 8 राज्यों में सरकार बना ली थी, किसने? कांग्रेस ने। लेकिन 2.25 वर्षों बाद, कितने वर्षों बाद? 2.25 वर्ष बाद कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा दे दिया कांग्रेस ने, और कांग्रेस ने जब इस्तीफा दे दिया तो मुस्लिम लीग ने, किसने भैया? तो मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। किस दिवस के रूप में? मुक्ति दिवस के रूप में। मुक्ति दिवस के रूप में किसने मनाया? मुस्लिम लीग ने मनाया। आगे अगर हम लोग बात करें, जब 2.25 वर्षों बाद कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया तो संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया। इसी को देखते हुए एक प्रस्ताव आया था जिसका नाम था अगस्त प्रस्ताव। सॉरी, अभी यहाँ पे एक और है, एक है, इसी को लेकर के गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह, हालांकि वो बाद में चला था, सॉरी, पहले अगस्त प्रस्ताव ही आया था। तो अगस्त प्रस्ताव जो है ये आया कब था? अगस्त महीने में ही, यानी 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आया था। और लेकर के कौन आया था? तो लिनलिथगो ये अगस्त प्रस्ताव लेकर के आए थे, लिनलिथगो। और इसमें इन्होंने ये कहा था कि भारत में संविधान के निर्माण करने का अधिकार किसे है? भारतीयों को है, इसलिए भारत उस पर निर्माण करे। लेकिन और तमाम प्रकार के इसके सुझाव थे जो कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने नहीं माना इस सुझाव को। इसीलिए कांग्रेस ये अपना लिनलिथगो प्रस्ताव वापस लेकर के गए, और इसी प्रस्ताव के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह चला था। क्या चला था भैया? व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करें, व्यक्तिगत सत्याग्रह जो चला था, चलाया कौन था, यानी इसका प्रणेता कौन था? प्रणेता अगर कहा जाए तो इसके प्रणेता जो थे भैया वो महात्मा गांधी जो थे वो व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रणेता थे। लेकिन प्रथम सत्याग्रही कौन थे? प्रथम जो सत्याग्रही थे वो थे भैया विनोबा भावे। विनोबा भावे जो थे वो प्रथम सत्याग्रही। अब विनोबा भावे से आपसे प्रश्न कहें कि पवनार आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो विनोबा भावे ने। एक आंदोलन चलाया था विनोबा भावे जी ने, वो आंदोलन कौन था भैया? भूदान आंदोलन। कौन सा आंदोलन? भूदान आंदोलन। चलाया किसने था? विनोबा भावे ने। अब अच्छा, ये व्यक्तिगत सत्याग्रह चला कब था? तो इसकी डेट याद रख लीजिएगा। इसकी जो डेट है भैया वो 17 अगस्त 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह चला था। प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे। द्वितीय अगर की बात करें तो द्वितीय जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ पटेल यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। और तृतीय की बात करें, तृतीय कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू तृतीय थे सत्याग्रह। फिर इसके बाद में दूसरा मिशन आया जिसका नाम था क्रिप्स मिशन। इसे मिटाते हैं, फटाफट आप नोट करते रहिएगा, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। तो चूंकि हम लोग तेजी से पढ़ेंगे क्रैश कोर्स के माध्यम से ही, जो आपका अगला आया था जिसका नाम था क्रिप्स प्रस्ताव। क्रिप्स प्रस्ताव जो आया था
वो आया कब था? तो आया था 23 मार्च 1942 को क्रिप्स प्रस्ताव आया था। अगर इसके अध्यक्ष की बात करें, इसका अध्यक्ष कौन था, किसकी अध्यक्षता में आया था? तो स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। स्टैफोर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे। और इन्होंने कहा कि विश्व युद्ध जो चल रहा है, युद्ध समाप्ति के बाद, चूंकि इस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और द्वितीय विश्व युद्ध जो चला था वो 1939 से लेकर के 45 तक चला था। तो इन्होंने कहा था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आपको औपनिवेशिक शासन सौंप दिया जाएगा, यानी आपको एक तरह से उपनिवेश के तौर पे शासन आप संचालन कर सकेंगे। अब इसके बाद में क्या हुआ? इसका भी विरोध हुआ। इसके विरोध के कारण ही इसका विरोध हुआ और विरोध के कारण ही 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन पारित हो गया। अब लेकिन पूछता है कि भारत छोड़ो आंदोलन पारित कब हुआ? अगर पारित इसकी डेट करें तो पारित वाली जो डेट है भारत छोड़ो आंदोलन की वो है 8 अगस्त 1942 को पारित हुआ। लेकिन लागू कब हुआ? तो 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन आपका लागू हुआ। और ये लागू कहाँ से होता है, यानी इसकी शुरुआत कहाँ से होती है भारत छोड़ो आंदोलन की? तो भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत होती है वो मुंबई से। कहाँ से होती है? मुंबई से भारत छोड़ो आंदोलन। और मुंबई का एक स्थान है ग्वालिया टैंक। ग्वालिया टैंक, हालांकि हम लोग इसे स्वतंत्रता आंदोलन के अंतर्गत बहुत डिटेल से इस पर चर्चा करेंगे, डिटेल से इस पर वीडियो बनाएंगे। तो मुंबई से ग्वालिया टैंक से, और इसी में ही गांधी जी ने नारा दिया था डू और डाई, यानी करो या मरो का नारा दिया था। और इसी में अंग्रेजों भारत छोड़ो का भी नारा दिया था। किसने? महात्मा गांधी ने। आगे हम लोग बात करें, फिर इसके बाद में आया था, और इस भारत छोड़ो आंदोलन को एक प्रश्न बनता है, इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। अगस्त क्रांति के नाम से भी भारत छोड़ो आंदोलन को जानते हैं। फिर इसके बाद में कैबिनेट मिशन आया था। कैबिनेट मिशन भारत आया था। और कैबिनेट मिशन जो आया था वो 24 मार्च 1946 को भारत आया था, क्योंकि इंग्लैंड में चुनाव हुआ और वहाँ पर सरकार बनी थी। और इस सरकार के जो प्रधानमंत्री वहाँ के थे उनका नाम था क्लीमेंट एटली थे। और किस पार्टी से संबंधित थे? लेबर पार्टी से। एक प्रश्न बनता है कि आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लीमेंट एटली। उन्हीं के 3 मंत्री, कैबिनेट के 3 मंत्री आए थे, इसीलिए इसका नाम कैबिनेट मिशन रखा गया। कैबिनेट स्तर के 3 मंत्री आए थे और वो कौन थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। इनका नाम पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं है? 3 ये नाम दे देता है, एक कोई दूसरा नाम दे देता है। तो स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे। इन्होंने कहा था कि 1947 से पहले आपको आज़ादी दे दी जाएगी। और इन्होंने क्या कहा था कि भारतीय संविधान, इसी कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया था। किसका गठन किया गया था? कैबिनेट मिशन के आधार पर ही संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा का जो गठन किया गया था उसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389 सदस्यों की संख्या थी, जिसमें से 293 ब्रिटिश फ्रांस से, 292 ब्रिटिश फ्रांस से, 93 देसी रियासतों से
और 4 चीफ प्रॉक्टर सदस्य थे। 389 सदस्य थे। कुल सदस्यों की संख्या कैबिनेट मिशन में 292 ब्रिटिश प्रांत से, 93 देसी रियासतों से और 4 चीफ प्रॉक्टर के इसमें सदस्य थे। अगर कहें कि कैबिनेट मिशन में महिला सदस्यों की संख्या क्या थी, तो प्रारंभ में इनकी संख्या 9 थी महिला सदस्यों की, बहुत बार प्रश्न बना चुका है, और वर्तमान में जो महिला सदस्यों की संख्या है कितनी, 15 है। अब आगे हम लोग बात करें कि इसी के अंतर्गत संविधान सभा की पहली बैठक का आयोजन किया गया था। तो जो संविधान सभा की पहली बैठक का जो आयोजन किया गया था 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, और इस बैठक की जो अध्यक्षता किए थे सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा ने इसकी अध्यक्षता की थी, लेकिन अस्थायी तौर पर इन्होंने अध्यक्षता नहीं की थी, बल्कि ये अस्थायी अध्यक्ष थे। कैसे? अस्थायी अध्यक्ष थे। और इसके बाद में जब दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को, इस समय से राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष रहते हैं। फिर इसके बाद में आगे अगर हम लोग बात करें कि राजेंद्र प्रसाद यहाँ से अध्यक्ष होते हैं, फिर उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को जो बैठक होती है, इसी में नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। क्या पेश किया था भैया? उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी ने पेश किया था, और यही उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो 22 जनवरी 1947 को ये उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ था। और अगली जो आखिरी केवल बैठक पूछी जाती है इसके बाद, ये प्रथम 3 बैठकों के बाद 9, 11, 13 के बाद संविधान सभा की जो आखिरी बैठक होती है वो 24 जनवरी 1950 को। हमने ये संविधान सभा की बैठकें एक ही जगह बात कर ली। अब यहाँ से अगर हम बात करें कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे, संवैधानिक सलाहकार की बात करें तो वो थे वी.एन. राव जो थे ये संवैधानिक सलाहकार थे। आगे अगर हम लोग बात करें इसमें विभिन्न समितियों का भी गठन किया गया था। अभी हम लोग अंतरिम सरकार के बारे में बताएंगे कि कौन सा डिपार्टमेंट किसको मिला था। इसमें जो विभिन्न समितियां बनी थी, जैसे पूछता है आपका जो संघ समिति है, यही समिति संघ समिति जो है, संघ समिति के जो अध्यक्ष थे नेहरू जी थे। नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू संघ समिति या संघ शक्ति समिति के जो अध्यक्ष थे नेहरू जी थे। फिर उसके बाद में झंडा समिति की बात करें, झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे राजेंद्र प्रसाद। ध्यान रखिएगा, जे.बी. कृपलानी का भी नाम आता है, लेकिन हमको मारना किसे है, राजेंद्र प्रसाद। आयोग कई बार इसे एक्सेप्ट भी कर चुका है। तो झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। फिर उसके बाद में मूल अधिकार समिति और अल्पसंख्यक समिति, इसके जो अध्यक्ष थे कौन थे, तो वो थे भैया सरदार वल्लभ भाई पटेल मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे। अगर कहा जाए तो मूल अधिकार और अल्पसंख्यक के उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, किसके, यानी उप समिति के, तो वो थे जे.बी. कृपलानी जी। अब हम लोग बात करते हैं प्रारूप समिति की। प्रारूप समिति को मसौदा समिति के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रारूप समिति बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। प्रारूप समिति की बात करें, प्रारूप समिति यहाँ देखिए क्वेश्चन कैसे मिस्टेक कर बैठते हैं ध्यान न देने की वजह से, कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे,
अगर अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष थे भैया आपके भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर जो थे ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसके जो सदस्य थे वो सदस्य कौन कौन थे? एन गोपाला स्वामी, आयंगर, दूसरे थे कृष्णा स्वामी अय्यर, कृष्णा स्वामी अय्यर, तीसरे जो थे मोहम्मद सादुल्ला, मोहम्मद सादुल्ला, चौथे जो थे के.एम. मुंशी, के.एम. मुंशी थे। पांचवें जो थे बी.एल. मित्र, ये एन माधवराव के स्थान पर थे। एन माधव राव। और छठे जो व्यक्ति थे डीपी खेतान। डीपी खेतान जो थे ये टीटी कृष्णाचारी, टीटी कृष्णाचारी के स्थान पर थे। तो पूछता है कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो 6 सदस्य थे। चूंकि प्रारूप समिति में अगर पूछे कि अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की कितनी संख्या थी तो 7 थी। ठीक, तो इसी पे ही विशेष करके हमको ध्यान रखना है। कैसा प्रश्न है, जैसा प्रश्न पूछे उसी के अनुसार हमको उत्तर देना है। अब आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर अंतरिम सरकार के बारे में पढ़ेंगे और अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था, फिर संविधान सभा का वाचन कितनी बार हुआ है, कितने सदस्य उपस्थित थे, कितने दिन इस पर बहस हुई थी, इन सारी बातों पर हम लोग आगे कल चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ओके।